अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। और सुबह की सोच को हसीन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी खबरें। और सबसे पहले जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है, यकीनी तौर पर आप इसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे साल में सबसे जो ड्राइस्ट मंथ होता है वो अक्टूबर होता है। अक्टूबर में आपने बारिशें बिल्कुल नहीं देखी थी, लेकिन अब बारिशों का इम्कान है। और बिल्कुल आज और कल की बात की जा रही है कि आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी है। पीडीएमए के तर्जुमान पंजाब के मुताबिक 4 से 5 नवंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बायस दर्जा हरारत मजीद उसमें कमी वाक़ई होगी। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी गलियात, अटक, तलागंग, जेलम, सरगोदा, खुशाब, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में बारिशों का इम्कान है। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। सो खवातीन वज़ाहत आपने कर रही है कि आप अब सर्दियों की तैयारी कर लीजिए। वो जो नोक जोक जारी थी सर्दी और गर्मियों के दरमियान वो अब खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब आपको सुबह भी उतनी सर्दी लगती है जितनी शाम को लगती है। और दिन के वक्त भी सर्दी का जो पैमाना है वो बढ़ता हुआ चला आ रहा है। और आपको जब घर से आप ऑफिस की तरफ निकलते हैं तो आपको सर्दी महसूस भी होती है। पहले आप अगर टी शर्ट में आते थे तो अब आप फुल स्लीव लगा के आते हैं। जो लोग फुल स्लीव में आते थे वो अब अपर पहन के आते हैं। सो ये तब्दीलियां तो आ चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी तरफ भी जाना है। अगर आपने कोई खरीदारी करनी है गर्म कपड़ों के हवाले से तो आप अभी से मार्केट चले जाइए, क्योंकि उसके बाद इनके दाम महंगे हो जाएंगे। ये खबर शेयर करने का मकसद ये भी था। खवातीन वज़ाहत आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं नादरा के हवाले से। नादरा ने अवाम के लिए एक और सहूलत मुतारफ करवा दी है और अब मखसूस से यूनियन काउंसिल्स के शहरियों को घर बैठे अपने निकाह का ऑनलाइन इंदराज करवाने की सहूलत हासिल होगी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक शुरू में महदूद पैमाने पर यूनियन काउंसिल में निकाह के ऑनलाइन इंदराज का आगाज किया जाएगा। नादरा का मकसद शहरियों के लिए खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाना है। पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए निकाह का इंदराज मुतलका यूनियन काउंसिल में करवाया जा सकता है। और इंदराज के बाद अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप के आईडी वॉलेट में डाउनलोड आप कर सकते हैं। और इब्तदाई तौर पर नादरा ने यह सहूलत पंजाब के 3 जिलों जेलम, चकवाल और ननकाना साहब में शहरियों को दी है। चकवाल की 71, जेलम की 44 और ननकाना साहब की 65 यूनियन काउंसिल्स के शहरी अब अपने घरों में आराम से इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नादरा के मुताबिक ये सहूलत मरहलावार पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी हासिल हो जाएगी। सो डैट इज़ वेरी गुड। हम जो पाक आईडी है इसके हवाले से पहले भी आपको आगाह कर चुके हैं। इसके हवाले से हमने आपको ये भी बताया था कि ये किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आईडी कार्ड को अप्लाई अगर करना है वो आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। और आप इसी के जरिए अपने आईडी कार्ड को अपने घर की दहलीज तक मंगवा सकते हैं। और अब इसके ऊपर आपको डिफरेंट और भी सहूलियात देखने को मिल रही हैं। खवातीन वज़ाहत आगे बढ़ते हुए एक और खबर मेरे पास पंजाब से है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। लाहौर में जल्द एक मुनफरिद तफरीही मकाम खुलने वाला है और पाकिस्तान का पहला ज़राफ़ा कैफ़े जो लाहौरी सफारी पार्क में कायम किया जाएगा। इस खुशखबरी का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया, जिसने जानवरों के शौकीन अफराद, ख़ानदानों और सोशल मीडिया सारिफीन में जोश व खरोश पैदा किया है। और ज़राफ़ा कैफ़े के आगाज़ से पहले जनूबी अफ्रीका से आपको याद होगा 2 ज़राफ़े लाहौर पहुँचे थे, जो सफारी पार्क की जंगली हयात की नुमाइश और सियाती कशिश में इजाफा कर चुके हैं। इस कैफ़े का मकसद ये है कि जो कैफ़े जाने वाले लोग हैं उनको ज़राफ़ों को न सिर्फ देख सकें बल्कि कुदरती और खुले माहौल में महफूज अंदाज में उनके साथ बातचीत कर सकें। और उनके साथ आपने अगर तस्वीर वगैरह लेनी है तो वो ले सकें। ये मंसूबा कीनिया और थाईलैंड के मशहूर वाइल्ड लाइफ कैफ़े मॉडल से मुतासिर होकर शुरू किया गया है, जहां आला सदा के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए ताकि लोग ज़राफ़ों को देख सकें और महफूज फासले पर रह सकें। जो ज़ायरीन हैं कैफ़े में बैठकर काफ़ी पी सकते हैं, नाश्ते और खाने के साथ ज़राफ़ों को खुला देख सकते हैं या फिर उनके साथ तस्वीर ले सकते हैं, जो एक नायाब और यादगार जो एक्सपीरियंस है वो फराहम करेगा। अगरचा सरकारी इफ्तिताह की तारीख अभी तक ऐलान नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तामीर और हतमी इंतजाम जारी हैं। ये इकदाम पंजाब हुकूमत की जानिब से जानवरों की फलाह, सेहत के फ़रोग और जदीद तफरीही मनसूबों पर तवज्जो की अक्कासी करता है। सो अनदर गुड न्यूज़ फ्रॉम पंजाब, अनदर गुड न्यूज़ शेयर फ्रॉम सीएम पंजाब मरीम नवाज़, जो कि हम आए दिनों उनको देखते हैं। आप उनसे सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ तफरी इज़ कंसर्न, जिस तरह से अभी टूरिज़म की बात हो रही है या फिर एक पार्क की बात हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, पंजाब में टूरिज़म की बात हो रही है, पंजाब में ख़वातीन के हुकूक़ की बात हो
हो रही है। पिंक बस सर्विस की अगर बात करें या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, लैपटॉप स्कीम्स हैं जो कि हमें पंजाब में सबसे पहले होती हुई नज़र आती है। फिर उसको केपीबी में भी किया जाता है, सिंध में भी किया जाता है, लेकिन जो कंपटीशन की फ़िज़ा इस वक्त पंजाब में पाई जाती है वो फ़िज़ा हमें उसके बाद मुल्क के दीगर सूबों में भी फैलती हुई नज़र आती है। डेट इज़ वेरी गुड। जब आपके सूबों के दरमियान हेल्दी कंपटीशन होगा तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपकी आवाम को होता हुआ नजर आएगा। ख़वातीन आज़ाद, आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं, क्योंकि शुगर के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से आपके पूरे जिस्म में क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि आप पहले से जानते हो कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मगर फिर भी आप ज़्यादा चीनी को जिस्म का हिस्सा बनाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के ज़रिए, बेकरी की मसनूआत, फिर मिठाइयों, यहाँ तक कि कुछ नमकीन अशिया जैसे कि डबल रोटी है, टमाटो केचप है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें चीनी मौजूद होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ख़वातीन को दिन भर में 25 ग्राम यानी कि 6 चाय के चम्मच, जबकि मर्द हजरात को 36 ग्राम यानी कि 9 चाय के चम्मच से ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। मीठे को कुछ भी कहा जाए, जैसे कि चीनी है, शुगर है, गुड़ है, शीरा है या फिर दीगर है, इन सब का इजाफी इस्तेमाल जिस्म पर मुतादिद तरीक़ों से मनफी असरात मुरतब करता है। दुनिया भर में मोटापे की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और शवाहिद से अंदिया मिलता है कि चीनी, ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात का इस्तेमाल इसकी एक बड़ी वजह है। सोडा, जूस और दीगर मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से भूख और खाने की तलब है वो भी बढ़ती है और इसके साथ साथ इन मशरूबात में कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे जिस्मानी वज़न में इजाफा होता है। और तहकीकी रिपोर्ट से ये भी साबित हुआ है कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और डायबिटीज़ टाइप 2 से मुतासर होने का ख़तरा इससे बढ़ जाता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो अफराद चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें अमराज़ कल्ब से मौत का खतरा 38% तक बढ़ जाता है। ख़वातीन हज़रात, चीनी के मसले मसाइल तो आपके सामने, और इस वक्त जो मोटापे की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया भी ओबेसिटी के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर शख्स आपको मोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है शुगर का, लेकिन शुगर इंटेक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हियर। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, अपनी शुगर इंटेक को कम कर सकते हैं। स्पेशली अगर चाय में आप शुगर इंटेक कम कर दें तो आपको पहले 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि उसके बाद आपको चीनी वाले चाय कम से कम पसंद नहीं होगी। शुगर फ्री चाय या शुगर फ्री कॉफ़ी आपको ज़्यादा पसंद आएगी, इंस्टेड ऑफ कि उस पर भारी भरकम शुगर हो। सो यहाँ से आप अपना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मिठाइयों को, दूसरे जो लवाजमात हैं शुगर के, उनको कम कीजिए ताकि आप इन तमाम तर बीमारियों से बच सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, बरतानिया से एक और तहकीक सामने आई है। बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के मुहक्किकीन ने एक मसनूई ज़हानत की कारकर्दगी को इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स की तकलीद के ज़रिए बेहतरीन बनाने का नया तरीका तैयार किया है। तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग के आसावी राब्तों की नकल करने से वो मसनूई न्यूरल जाल जो तख्लीकी ज़हानत और दीगर जदीद मॉडल्स में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा मुअस्सर और ताकतवर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तहकीक में एक तरीकाकार मुतारिफ किया गया है जिसे नक्शाबंदी कम मरबूत आसाबी जाल कहा जाता है। इसमें हर असबी खुलिया सिर्फ अपने करीब या फिर मुतल्लिका खुलियों से जुड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसानी दिमाग मालूमात को मुनज़्ज़म और मुअस्सर तरीके से ज़ख़ीरा करता है। सीनियर लेक्चरर डॉक्टर रोमन बावर ने कहा है कि हमारे काम से ये ज़ाहिर होता है कि ज़हीन निज़ाम ज़्यादा मुअस्सर और तवानाई की बचत के साथ बनाया जाता है और बगैर कारकर्दगी में कमी की जाती है। मुहक्कीन ने यह भी कहा है कि यह तरीका गैर ज़रूरी रवाबित को ख़त्म करता है, जिससे मसनूई ज़हानत की कारकर्दगी बेहतर होती है और पायदार हो जाती है। डॉक्टर बावर ने मजीद कहा कि आज के बड़े मसनूई ज़हानत के मॉडल्स की तरबियत के लिए लाखों किलोवाट घंटे बिजली दरकार होती है, जो बढ़ती हुई ज़रूरत के लिहाज से पायदार नहीं है और एक जदीद विजन जैसे बेहतर शुदा नक्शाबंदी कम मरबूत आसाबी जाल कहा जाता है और तरबियत के दौरान एक हयाताती अमल मुतारिफ करवाता है जिसके ज़रिए दिमाग की तरह रवाबित बतदरीज बेहतर होते हैं। तहकीकाती टीम इस तरीके को दीगर शोबों में भी इस्तेमाल करने का जायज़ा ले रही है, जैसे ऐसे कंप्यूटर्स जो इंसानी दिमाग के साख के हों और कारकर्दगी से मुतासर होकर उनको बनाया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस तरह हमें दुनिया में तहकीक होती हुई नज़र आ रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में इस तरह की तहकीक भी हो रही है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उसके हवाले से बात करते हैं। उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ
हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको उसका इंट्रो करवा देता हूँ कि क्या हुआ। एमएओ कॉलेज के करीब रात गए अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाबाक हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक थाना सांदा एमएओ कॉलेज के करीब बोतलों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर रक्शे पर उलट गया और जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाबाक होने वाले अफराद में 60 साल शबाना जोजा शफीक, 67 साल शफीक वल फिरदोस मोहम्मद, 35 साल साजिद वल शफीक और 32 साल इकरा जोजा साजिद शामिल है। एक ही खानदान के 4 लोग चल बसे और मकामी डीएसपी के मुताबिक ऑटो रिक्शे में सवार 2 बच्चे भी जख्मी हुए, जबकि जाबाक होने वालों में जख्मी बच्चों के माँ बाप और दादी और दादा शामिल हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाशों को कब्जे में लेकर मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद कुछ लोगों ने ट्रक से बोतलें भी चुरा ली। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का कि एक तरफ 4 लाशें थी, लेकिन लोगों को वहाँ पे बोटल्स की पड़ी हुई थी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सिप्तेन अली साहब मौजूद हैं। सिप्तेन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तक ये वाकया एक बड़ा दर्दनाक वाकया है, एक ही खानदान के 4 लोग चल बसे। इस हवाले से पुलिस क्या कुछ तहकीकात कर रही है और ड्राइवर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये एमएओ कॉलेज के करीब इशारा है, वहाँ ये वाकया 2 रोज कबल जो है रात को 11 बजे वाकया पेश आया। तो ये जो फैमिली थी बेसिकली ये रिहायशी थी अपना सब्जरा। तो ये जो खातून है जो इकरा है और उसके बाद अपना जो साजिद है, इनके माँ बाप जो एमएओ कॉलेज वहाँ रहते, तो ये अपने ससुराल की तरफ गए थे। तो वहां से जब वापस आ रहे हैं तो रजू से अपने एमएओ कॉलेज का इशारा वहां से ये इन्होंने डर लेना था और उधर से सिविल सेक्रेटरी की तरफ से जो बोतलों से भरा जो है एक मदर ट्रक जो है बड़ी तेज रफ्तार से जो वहां से आ रहा था और उसने वहां जब ब्रेक लगाई और उसकी जो स्पीड थी वो काफी तेज थी और वो ब्रेक ना लगने के बाद वो रिक्शा जो ऑटो ये रिक्शा है इसके ऊपर वो गिर जाता है और ज़ाहिर है कि उसका वजन जो है काफी ज्यादा था और जिसके बाद जो है ये 4 लोग जो है इसमें 2 बच्चे थे और 2 खवातीन थे, 2 मर्द थे। इसमें जो 4 लोग वो मौका पर ही जो है जहाँ बाक हो जाते हैं, जबकि 2 बच्चे जो है उनको जो है रेस्क्यू टीमों ने जो है उन्होंने वहां से रेस्क्यू कर लिया और वो बच्चे जो है मामूली जख्मी हुए थे, लेकिन उनको इतनी ज्यादा जो जख्मी जिसको उन्होंने कैरी किया, रेस्क्यू किया। अब देखना ये कि ये इस तरह के मामला जो अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 हफ्ते से ये जो हादसा ट्रैफिक हादसा है इस तरह के उसमें 15 लोग जो है जान बाक हुए। तो इस ये सारा मामला जो बेसिकली तो ट्रैफिक पुलिस ने देखना होता है कि कोई अगर ट्रैफिक पुलिस जो बेसिकली बनाई थी जैसे कि वो ट्रैफिक की रवानगी और इस तरह के मामला को देखती है, लेकिन हमारे यहाँ लाहौर में खासतौर पर इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन सिर्फ चलानों के ऊपर लगी। अगर छोटे मोटे कोई अपना हेलमेट का है या दूसरे को चलानों की तरफ मसरूफ है, लेकिन इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए सप्तेन मैं बिल्कुल 2 दिन पहले लाहौर मेरा भी जाना हुआ, तो मैं जब जो ही लाहौर में इंटर होते हैं तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रैफिक का सारा दारोमदार इस पे होता है कि किस तरह से चालान किया जाए। कभी रिक्शे वाले को रोका जाता है, कभी मोटरसाइकिल वाले को रोका जाता है, लेकिन सेफ सिटी के कैमरास वहाँ पे मौजूद थे। ये तमाम तर जब वाकया हुआ है उसके बाद क्या ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ट्रैफिक पुलिस ने या पुलिस ने कोई इनिशियल रिपोर्ट पेश की है? अभी सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक जो ड्राइवर है वो फरार है, ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये जो अपना 4 लोग हैं इसमें जो है 60 साल शफीक है और उसकी बीवी है वो डेथ हुई है। उसके बाद जो शफीक है उनका बेटा है 32 साल साजिद और उसकी बीवी जो है इकरा। ये 4 लोग जो है मौका पर जो जान बाक हुए, जबकि 6 साल जो एक बेटा है शियान और अजान जो है उसको जो है वो बाई हिफाजत जो है रेस्क्यू ने निकाल लिया था। अब मुकदमा दर्ज हुए आज जो कि दूसरा दिन है, बल्कि तीसरा दिन हो चुका है, अभी तक ड्राइवर जो है गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ गाड़ी की हद तक उन्होंने जो गाड़ी है वो कब्जे में ली है। दूसरा आपको एक अफसोसनाक ये वाकया तो हुआ, लेकिन उसके साथ ये देखे कि हमारे लोग जो है हमारे शहरी है ना कि इस तरह के वाकये के ऊपर किसकी हेल्प आउट करे और उसको रेस्क्यू करे, वो बल्कि फ्री में वहां से ये बड़ा एक अलमिया है सिप्तेन साहब की, ये बड़ा एक अलमिया है कि जब इस तरह का वाकया होता है ना तो हम 2 काम करते हैं
या तो जिस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की ज्यादा जरूरत थी हमारे शहरियों को जो वहां पे मौजूद थे कि वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ गए, और दूसरा काम ये हो जाता है आजकल के रील्स बनाना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कि उन लोगों की हेल्प आउट करना या कुछ इस तरह के काम करना। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे मुआशरे में इस तरह की एग्जाम्पल्स इससे पहले नहीं थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। ना कि हम किसकी मदद करें, हम अपने इस तरह की जो है जो एक्टिविटीज में जो है शामिल हो जाता है। आप देखें कि ये वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह वो बोतलें बिकते हैं और लोग जो है मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले वहां से बोतलें उठाकर लोड करके लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो वो इतना बड़ा जो मजदा ट्रक है वो एक रिक्शे के ऊपर उल्टा हुआ, नीचे उसके अंदर जो है ये लोग बेचारे फंसे हुए, जो मौके पर जो जाम बाको जैसे उसमें जो मासूम बच्चे भी थे, लेकिन ना कि उनको हेल्प आउट करते, वो अपने मसाइल जो उनके अपने जो इस तरह के मामला है उसमें उलझ जाते हैं कि भाई फ्री में ये माल मिल रहा है, इसको तो उठा लो, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। तो ये एक तो इशू दे। दूसरी जो है असल हकीकत ये है कि पुलिस ने अभी तक मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। उनके लवाहिकीन जो है बेचारे इसी वजह से वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उधर से वो अपने, और दूसरा आपने पोस्टमार्टम अभी तक जो लवाहिकीन उनको जो है पोस्टमार्टम के बाद जो लाशें मिली अभी तक वो लाशें भी उनके हवाले नहीं की थी। तो ये अलमिया जो है ये बहुत बड़ा अफसोस है इसके, जो कि हम जो वज़ीर आला पंजाब है उसने तो सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बड़े अहम इकदाम किए थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक कंट्रोल करेगी, और खास तौर पे जो है बिल्कुल ये ऐसे ही है हादसात सत्येंद्र हैं साहब, उसको आपने जो रिपोर्ट दी है यकीनी तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ये हमारे मुआशरे के लिए भी, और स्पेशली जो आपने आखिर में बात की है कि वज़ीर जो कि बहुत कुछ कर रही है पंजाब के हवाले से, उनके ऊपर भी, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। सत्येंद्र अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन औज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन औज़ात। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब सोशल मीडिया से होते हुए लोगों की ऐप्स की जीनत बन चुका है, और हर शख्स को 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट्स जैसे कि ईजी पैसा है, फिर जैज़ कैश है, नया पे है, इसमें कूलिंग पीरियड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। कूलिंग पीरियड से मुराद 2 घंटे का वक्फा है जिसके दौरान सारिफ अपनी रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताकि अगर कोई मुश्तबा या फिर गलत ट्रांजैक्शंस हों तो वो फौरी तौर पर बैंक या मुतल्लिका इदारे को इत्तला दे सके। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने यह निज़ाम अप्रैल 2023 में एक सर्कुलर के जरिए मुतारिफ करवाया था, जिसका बुनियादी मकसद सारिफिन के माली तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना था। इस कूलिंग पीरियड से लाखों सारिफिन मुश्किलात का शिकार भी हैं, लेकिन इसके हवाले से सोचो विचार भी कर रहे हैं कि है क्या, और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब, वाइस प्रेसिडेंट है जैज़ कैश के। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम जैज़ कैश के हवाले से बात करें, मैं चाहता हूं कि हम इस कूलिंग पीरियड के हवाले से बात करें। बहुत सारे लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लेट्स सपोज मैंने और आपने एक ट्रांजेक्शन किया और वी आर इन समवेयर इन द सुपर मार्केट जहाँ पे जैज़ कैश चल रहा है, ईजी पैसा चल रहा है, और आपने मुझे पेमेंट भेज दी है और मैं उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू दिस कूलिंग पीरियड। सो इसको किस तरह से आप पूरे इस नए निज़ाम को सम अप करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप बात कर रहे हैं। सिर्फ सार्फिन की क्लैरिटी के लिए और ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए ये बताना चाहूँगा कि ये कोई चेंज अभी रिसेंटली हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। स्टेट बैंक ने बैक इन अक्टूबर 2023 में ये गाइडलाइंस सारे बैंक्स के लिए इशू की थी, और एक टाइमलाइन भी बैंक्स को प्रोवाइड की गई। जैज़ कैश एज अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने भी वो टाइमलाइन कंप्लाई की, और बैक इन नवंबर 2024 ये इम्प्लीमेंट हुई। अब ये रिक्वायरमेंट कहती है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इस कूलिंग ऑफ पीरियड के 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जब आप कोई नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या आपने हैंडसेट चेंज किया है, या आप अपने कोई बेसिक क्रेडेंशियल्स है जैसे ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, वो अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उस पर कूलिंग ऑफ पीरियड 2 आवर्स का इम्प्लीमेंटेड है। नॉट फॉर नॉर्मल अकाउंट्स बट फॉर न्यू अकाउंट्स या चेंज इन क्रेडेंशियल्स जब होते हैं। और उसमें भी ऐसा है कि अगर आपको फंड्स लेट्स से कोई भेज रहा है तो आपको फंड्स रिसीव हो जाएंगे, सिर्फ उनका यूजेज 2 आवर्स के लिए सार्फिन की सहूलत के लिए। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा, मुझे आपको अक्सर और जो हमारे सार्फिन सुन रहे हैं उनको अक्सर फ्रॉड रिलेटेड कॉल्स आती हैं, स्कैम्स की कॉल्स आती हैं जिसमें आपका एमपिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और हम अपने प्लेटफॉर्म से बार बार अपने कस्टमर्स को यही मैसेज देते हैं कि कभी भी अपनी एमपिन या जो बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन है वो ना भेजें,
लेकिन कुछ सिचुएशंस में स्कैमर्स ऐसी कॉल्स करते हैं जिसकी बेसिस पे आपके क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को डील करने के, और स्पेशली वो नए अकाउंट ओपनिंग या जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हैंडसेट चेंज होते हुए हमने ऑब्जर्व किया है कि वो ज़्यादा फ्रॉड केसेस होते हैं। तो उसको रोकने के लिए स्टेट बैंक ने ये गाइडलाइंस इशू की, सर्कुलर 4 की गाइडलाइंस थी जिसको सारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है। तो अब आप ज़रूरी नहीं है कि ब्रांचलेस बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आप जितनी भी डिजिटल ऐप्स हैं मार्केट में अगर वो भी यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह पे आपको 2 आवर्स कूलिंग ऑफ पीरियड देखने को मिलेगा। एक जो इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स के लिए है, और उसमें बैंक्स को ये गाइडलाइंस हैं कि आप अपने कस्टमर्स को बाइफरकेट करें इनटू ट्रस्टेड अकाउंट्स एंड नॉन ट्रस्टेड अकाउंट्स। अब एक कस्टमर जो कि हमारे साथ पिछले 2-3 साल से चल रहा है, उसका डेटा हमारे पास है, सो वी जनरली मार्क हिम ट्रस्टेड अकाउंट कस्टमर, और उसके ऊपर ये चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होती। हाउएवर जो नॉन ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, स्पेशली जो नए कस्टमर्स हैं, उन्हें हम बार बार यही मैसेज देते हैं कि आप L0 से अपना अकाउंट L1 करवा लें, और उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप आइदर अपनी ऐप के थ्रू अपना बायोमेट्रिक कर सकते हैं, या हमारे एजेंट पॉइंट्स हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में 3 लाख से ज़्यादा जैज़ कैश के एजेंट टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे BVS डिवाइसेस अवेलेबल हैं। वहाँ जाके आप अपना अकाउंट L0 से L1 कर सकते हैं ताकि आप जैज़ कैश की सर्विसेज को इंजॉय कर सकें विदाउट एनी डिलेज। अच्छा, इसमें मैं साहब में जो सबसे बड़ा एक कंसर्न था कि आपकी अमाउंट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ तो वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑन टाइम, बिल्कुल उसी सेकंड में। बिल्कुल। सो अब आगे बढ़ते मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज मैंने और आपने एक ट्रांजैक्शन करनी थी और मैंने आपकी जगह किसी और को ट्रांजैक्शन कर दी। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अब वो जो 2 घंटे का पीरियड है उसमें अब मैंने उसको रिवर्स बैक करवाना है। सो उसमें जैज़ कैश का प्रोसेस क्या है? डिफरेंट ऐप्स का भी शायद यही प्रोसेस होगा कि किस तरह से आप उसको रीइंबर्स करवा सकते हैं या वापस ला सकते हैं। देखिए, सो जैज़ कैश प्लेटफॉर्म में हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करें। डिजिटल प्लेयर्स या डिजिटल बैंकिंग जो है, इट हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड बैंकिंग इन पाकिस्तान, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इंस्टेंट ही होती हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा जब पैसे भेजते हैं तो वो विद इन सेकंड हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हमें कन्वीनियंस के साथ साथ सिक्योरिटी को भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और उसको एड्रेस करना है। और स्टेट बैंक के साथ मिलके हमने एक कस्टमर्स का बिहेवियर देखा है, स्पेशली जो नए अकाउंट्स हैं या जब नए हैंडसेट्स आप अपना हैंडसेट चेंज करते हैं तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपकी एमपिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उस सूरत में कस्टमर्स अपने जो उनकी सेविंग्स होती हैं, जिनके पैसे होते हैं, उससे अक्सर वो हाथ धो बैठते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए एक 2 घंटे का चेक है जो कि सारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने डाला है। आई थिंक अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप 2 घंटे वेट कर लें, ताकि जब वो कूलिंग ऑफ पीरियड ख़त्म हो जाए तो उसके बाद यू विल बी एबल टू परफॉर्म दैट ट्रांजैक्शन। अगर आप पे वो कूलिंग ऑफ पीरियड अप्लाई होता है, जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता, ये सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिनमें एक कस्टमर पे कूलिंग ऑफ पीरियड अप्लाई होता है। कि एक शख्स ने किसी से ट्रांजैक्शन करवा ली है, उसको ज़दोकोप करके काइंड ऑफ कि उसने मार्केट में किया, उसको रिवर्सल किया जा सकता है? बिल्कुल। सो 2 घंटे के कूलिंग पीरियड, बिल्कुल। देखें, सो ये 2 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड इसीलिए है कि आप हमारी हेल्पलाइन पे रीच आउट करके ये इंस्टेंस रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह के इंस्टेंस में मेरे से फंड्स ट्रांसफर मूवमेंट हो गई है, और इस कूलिंग ऑफ पीरियड की बेसिस पे हम अपने कस्टमर्स के अकाउंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके बैलेंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि जैसे ही केस रिपोर्ट होता है तो हम अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं जो भी सस्पिशियस अकाउंट होता है, और जो इसका कस्टमर इम्पैक्ट हुआ होता है वो सेव हो जाता है अपने पैसे लूज करने से। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है कि लेट्स सपोज मैंने सैफ साहब को पैसे भेजे ऑन टाइम, हमारी डील शील सब कुछ डन हो गया, और मैं जब घर पहुंचा तो मैंने पीछे कॉल कर दी कि मुझे जो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है मैं उसको रिवर्सल करवाता हूँ, तो इसका चेक किस तरह करेंगे? जी, सो इसके भी एक प्रॉपर प्रोसेस हमारे कॉल सेंटर पे, कस्टमर एक्सपीरियंस साइट पे एग्जिस्ट करता है। आप हमारे कॉल सेंटर पे, चाहे आप इफेक्टी हैं किसी भी सूरत में, चाहे सेंडिंग एंड पे या रिसीविंग एंड पे, आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हमारी टीम आपसे पूछती है। इफ़ यू आर एबल टू आंसर दोज, आप एज अ ट्रस्टेड कस्टमर या एज अ नॉन ट्रस्टेड कस्टमर यू आर सिक्योर्ड इन दैट वे। ठीक हो गया। अब साहब भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिस तरह हम इनिशियली ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे जैज़ कैश के हवाले से। जैज़ कैश की मुझे बताइएगा कि किस तरह से डिजिटल बैंकिंग में ये आवाम के लिए या फिर पब्लिक के लिए या अपने यूजर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें और नई से नई जैत लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया जो कि मेरे दिल के भी बड़ा करीब है, और जैज़ कैश का कोर जो मिशन है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही है।
अगर आप पाकिस्तान में बैंकिंग देखें तो लास्ट 1 डेकेड में 10 सालों में बैंकिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, बहुत ज़्यादा डिजिटल हुई है। आज से 10 साल पहले अगर आप एक हाउस होल्ड वाइफ हैं या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपका अकाउंट ओपन करना वाज क्वाइट अ चैलेंज। और अब सारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने इंक्लूडिंग जैज कैश हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक द प्रोसेस वेरी सीमलेस, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस ऐड किया कि अपने घर के कंफर्ट से आप अपना न सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बल्कि हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको पहले नहीं अवेलेबल थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, अब वो अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप एक करियाना शॉप चला रहे हैं, आपको फाइनेंसिंग की नीड्स होती हैं जनरली बैंकिंग पाकिस्तान में भी और हमारे जैसी मार्केट्स में, अगर आपको लोन चाहिए तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जैज कैश ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर आप 6 महीने साल तक ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, और उस क्रेडिट हिस्ट्री की बेसिस पे हम आपको आपकी वक़्त के हिसाब से लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उसको रीपे करते हैं। बट द होल प्रोसेस इज़ वेरी सीमलेस। 5 या 6 क्लिक्स पे आप एक लोन अवेल कर सकते हैं। आपकी जो ज़रूरत है, जो प्रोडक्टिव कामों के लिए आपने उसे यूज़ करना है, वो उसे आप यूटिलाइज़ करें और वापस करके अपनी फर्दर क्रेडिट हिस्ट्री को इन्हांस करें। इसी तरह इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जिसको हमने अब अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफर करना शुरू कर दिया जैज कैश पे। लेट्स से आप इस्लामाबाद से लाहौर की एक जर्नी कर रहे हैं, तो आपने एमटैग के थ्रू एक पेमेंट की है, आपको फ़ौरन ही प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि क्या आप इस्लामाबाद से लाहौर की जर्नी जो है वो इंश्योर करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे अगेंस्ट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। 140 रुपए के टिकट साइज पे आप अपनी सारी जर्नी इंश्योर कर मतलब सकते कि हैं। उसमें फिर आपको सेफ्टी भी हो जाएगी, और वो जैस कैश की तरफ से होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ारत सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो डिजिटल बैंकिंग के हवाले से स्पेशली जो एक कूलिंग पीरियड है जिसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था बैंकिंग सेक्टर में, और स्पेशली डिजिटल बैंकिंग सेक्टर में उसको इम्प्लीमेंटेशन की गई है, इसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। सैफ साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पे फैसलाबाद में 17 बरस बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए फैसलाबाद में मौजूद है। सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा, दूसरा मैच 6 नवंबर को, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 8 नवंबर को इसी ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान वनडे टीम के 9 मुंतखब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट की वापसी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम का फॉर्म में आना टीम और मुल्क दोनों के लिए जरूरी था। बाबर आजम पिछले 5 साल से रन्स कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने मजीद कहा कि वनडे की कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा है। आज के मैच के बारे में गुफ्तगू करेंगे और स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स तजियाकार अली ताबिश। अली थैंक यू सो मच। सबसे पहले फैसलाबाद के हवाले से, कितना बड़ा दिन है, 17 साल के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन पीरियड था। पहले मैच लाहौर कराची में होते थे, फिर रावलपिंडी में शिफ्ट हुए, अब फैसलाबाद में हो रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको गुजरांवाला में नजर आए, बल्कि मुल्तान में भी हुए। सो फैसलाबाद के लिए कितना तारीखी दिन है आज? देखिए, बहुत बड़ी बात है वापस आना, खासतौर पर बड़ा आइकॉनिक ग्राउंड है हमारा इकबाल स्टेडियम। पीछे देखें, हम बड़े अरसे से जो क्रिकेट के शायकीन है ना, वो हम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में मैच नहीं करा सकते, आपको वेन्यूज खोलने हैं। आपने मुल्तान में कराए हैं मैचेस, बट देन अगेन वो सिर्फ ये 4 शहरों में लिमिटेड नहीं हो सकती आपकी पार्टिसिपेशन, तो बाकी शहरों के लिए खुलना, ठीक है। आई एम होपिंग टू सी ग्रेट क्राउड्स इन फैसलाबाद, लेकिन ये बहुत खुशाइन बात है। आई थिंक उन्होंने अगली PSL के लिए पेशावर भी अनाउंस किया है, गुजरांवाला जैसे आप कह रहे हैं, होपफुली अगर हो सके ऐसा इंशाल्लाह तो जरूर। बट जितना हम देखें, जितने हमारे पास वेन्यूज खुलेंगे, उतने क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ खुलता है, और उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मजीद ओपन अप होती हैं। टूरिज्म फैसलाबाद का इतने अच्छे से प्रमोट नहीं हुआ। फैसलाबाद इज एन आइकॉनिक सिटी ऑफ पाकिस्तान, और बहुत प्यारा शहर है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में फैसलाबाद, एंड आई एम रियली होपिंग के फैसलाबाद खुल गया तो बाकी शहर भी खुल जाएंगे क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अली, थोड़ा सा आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, और वो मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि तीनों के तीनों मैचेस आपको हाउसफुल भी नजर आएंगे। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से बात करना चाहता हूं। जिस तरह की फुल स्ट्रेंथ टीम हमें टेस्ट क्रिकेट में नजर आई,
उस तरह की फुल स्ट्रेंथ टीम हमें T20 क्रिकेट में नजर नहीं आई और ODI क्रिकेट में भी नजर नहीं आई। इसमें 2-3-4 लोग हैं जिनको आप जानते हैं, तवातर से जो क्रिकेट खेलते हैं, डी कॉक हैं, रिजा हेंड्रिक्स हैं या लुंगी निगेड़ी हैं, इनके अलावा तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। सो ये कितना जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि वो जिस तरह कहते होते हैं ना स्लैंग वर्ड में कि ठोक बजा के जवाब दिया जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी टीम जो कि पाकिस्तान की होम कंडीशन में खेलने के लिए आए अपनी कम से कम D या C कैटेगरी की टीम को पाकिस्तान में ना भेजे। देखें, बड़ा जरूरी है। आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा टीचर बनने के लिए आपको अपने स्टूडेंट्स को सबक जरूर सिखाना पड़ता है, बट देन अगेन हम भी तो उस जोन में आए ना कि हम सबक सिखाने के काबिल हो सकें। हमने इतने मुफ्त के एक्सपेरिमेंट कर लिए, हमने इतने क्या कहते हैं जबरदस्ती के जो है ना वो चीजें कर ली अपनी टीम के साथ कि हमें अभी भी नहीं पता कि हमारी टीम इस टीम के खिलाफ भी जीत सकती है या नहीं जीत सकती। हमें शक है, ठीक है। हमने कैप्टनसी मुंह उठा के चेंज कर दी, हालांकि अभी वो साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में आपको T20 सीरीज जितवा के आए थे। बट देन अगेन अगर आपकी अपनी कंडीशंस हैं, फैसलाबाद की पिच कैसा प्ले करती है, कैसा बिहेव करती है, किस तरह की गेम प्ले वहां देखने को मिलती है, रिमेन्स टू बी सीन। बट देन अगेन आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस सारी चीजों को सेटल करने में कि आपकी टीम परफॉर्म कैसा करती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कामयाब रहता है, देन ऑफ कोर्स ये जवाब होगा उन सारी टीमों को जो इस तरह का C टीम या B टीम या D टीम जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट देखिए उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है, कमिंग ऑफ सच अ हेक्टिक क्रिकेटिंग स्केड्यूल, ठीक है, वो लोग भी अपने प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ना उसको करना चाहेंगे। जैसे हम अक्सर कासिर रहते हैं इस चीज को करने से। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया हुआ था कि एक वनडे सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की, लेकिन उसका मकसद जो है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। एक क्रिकेट की बड़ी मशहूर वेबसाइट है, उसी के ऊपर आर्टिकल था। बट उसका पॉइंट ये था कि हमारे बायलैटरल सीरीज जितनी मर्जी हो जाए, जितनी चीजें हो जाएं, अगर उसको मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसी पिचेस प्रिपेयर करता है वैसे ही करता रहेगा, तो उसका कॉन्टेक्स्ट उस हिसाब से, जैसे जब हम कहीं जाके खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ही पूरी मिलनी है जो ऑस्ट्रेलिया को ही फेवर करनी है, दूसरी टीमों को नहीं करनी। इंग्लैंड में भी, लेकिन अब बहुत ज्यादा न्यूट्रल पिचेस का जो है ना जमाना, न्यूट्रल क्रिकेट का जमाना आ गया कि आप कहीं भी जाएं आपको अब पूरा मौका मिले अपने जौहर दिखाने का, मैच जीतने का, दूसरी टीम को हराने का। लेकिन अगर हम इसी उस पुरानी सोच पे रहेंगे कि हम स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे, स्पिन किसी से खेली नहीं जाएगी, हम जीत जाएंगे, हमें खुद को मुंह पे भी पड़ी है। हम साउथ अफ्रीका से दूसरा टेस्ट मैच नहीं हार गए। हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिए कि अगर हम इन टैक्टिक्स पे रहेंगे कि जो हमने अपनी मैच तो जीत जाएंगे, हम बायलैटरल सीरीज जीत जाएंगे हम। द पॉइंट इज कि हम ऐसी क्रिकेट भी तो खेलें। अच्छा अली, ये पॉइंट रेज किया ना, दैट इज ए सुपर पॉइंट कि हम ग्राउंड्स की रेनोवेट कर रहे हैं, हम पिचेस को स्पिन कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रोडक्ट है, जो बेसिक प्रोडक्ट है, वो तो आपके क्रिकेटर्स हैं। हम उनको कितना इनहेंस कर रहे हैं और कितना जो राइट क्रिकेटर है, राइट जॉब पे, राइट पोजीशन पे खेल रहा है, दैट्स मैटर्स। लेकिन उस तरफ हम नहीं जा रहे, हम पिचेस को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह से अपनी मर्जी के प्लेयर खिला के पिचेस की बदौलत अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहते हैं हम। बट वो देखे ना, ये आपको यहाँ पे पाकिस्तान में खेलते हुए तो ये चीज मिल जाएगी, बट जब आप जाएंगे बाहर खेलने के लिए, टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, आप दूसरी सीरीज खेलने जाएंगे, फिर आपको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, फिर आप क्या करेंगे? फिर प्रॉब्लम तो होगी ना आपके लिए। हमने देखी है ये प्रॉब्लम ना। अब पॉइंट इज कि आपको अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपको ये बताना पूरी दुनिया को बहुत जरूरी है कि कम वटएवर में वी आर रेडी फॉर इट। हमने देखें, आज शायद हिस्ट्री में पहली दफा मैं पढ़ रहा था होगा कि साइम, फखर और बाबर तीनों एक साथ वनडे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इससे पहले शायद इस कॉम्बिनेशन में नहीं खेले। फखर और साइम ओपनर, बाबर वन डाउन, ठीक है, एक कमाल कॉम्बिनेशन बनता है। बट देन अगेन आप जिनके खिलाफ खेल रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से खेलोगे, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलोगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लैंड ने अपनी डिफाइन कर दी है क्रिकेट, ठीक है। इंग्लैंड का जो बेसबॉल एरा चल रहा है, वो ओवरऑल वो टेस्ट में भी चल रहा है, वो T20 में भी चल रहा है, वो वनडे में भी चल रहा है। उन्होंने अपनी ओवरऑल क्रिकेट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। हमारा स्ट्रक्चर वो अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। आज आप उठा के देख लें कि वो इंटेंट मर्चेंट्स के ऊपर बात होनी शुरू हो जाती है, लोग अपना इंटेंट बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका स्टाइल है वो खेलने का, बट लोग जिस तरह से तनकीद करना शुरू करते हैं, इवन के रजियाकार भी जितनी तनकीद करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर वो चीज सपोर्ट नहीं कर पा रहा। हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट जब तक डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक पिछले कुछ 1.5 साल से हमने बड़ी कोशिश की है कि डिफरेंट चीजें ट्राई करने में, बहुत सारी चीजें हम ट्राई कर चुके हैं इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कोई चीज रह गई है ट्राई करने में।
जो एक एक्चुअल चीज जो डिफाइन होनी रह गई है, दैट इज आवर ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कि हमें नहीं पता हम किस किस्म की क्रिकेट खेलना ब्रांड के चाह साथ रहे हैं, प्रायोरिटीज भी हमें नहीं डिफाइन पता होने हमारा वाली नहीं structure रह क्या गई कि support हमें अली ब्रांड तो डिफाइन होने वाला रह गया, लेकिन प्रायोरिटीज भी डिफाइन होने वाली नहीं रह गई। जिस तरह से साहिबजादा फरहान हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आपके टॉप परफॉर्मर थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, आपने उनको मौका दिया, वो आकिब बुमराह को छक्के लगा रहे। सो फर्स्ट क्लास वालों को भी आप प्रायोरिटी में रखें, ये नहीं कि 36-37 साल उनकी उम्र हो जाए और आप जज्बा खैर सगाली के तहत उनको 38 साल में डेब्यू करवा दें। देखें वो अगेन अब वो चीज मेरिट डिफाइन करने वाली थी, ठीक है। अगर आपने पिच ही ऐसी खिलाई है कि अगर आपने 20 विकेटें लेनी है और पिच ही ऐसी है कि स्पिनर ही लेंगे, तो फिर आप स्पिनर को खिलाएं, ठीक है, फिर तो वो बात जायज बनती है। बट देन आप अपने बैटर्स को भी तो डिफाइन करें ना, कि आपके बैटर ने कैसा परफॉर्म करना है, आपका बैटर कैसा खेल सकता है उस पिच के ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं इस चीज को लेके। देखें अब वनडे क्रिकेट में तो रिजल्ट निकलना ही निकलना है, या तो आप रन बना लेंगे या आप रन नहीं बनाएंगे, या उनकी विकेट ले लेंगे या नहीं लेंगे, रिजल्ट तो निकलना है। टेस्ट मैच की तरह ड्रॉ तो होना नहीं। नाउ व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड ओवर क्रिकेट, हमारी जो भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट हो रही है, उसके अंदर आपका ब्रांड डिफाइन होना बहुत जरूरी है, आपका रोल डिफाइन होना बहुत जरूरी है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस प्लान के तहत आप खेल रहे हो और किस प्लान को आपने एग्जीक्यूट करना है। अनफॉर्चुनेटली हम जितने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, आई डोंट थिंक किसी को इतनी रोल की क्लैरिटी है। अब कमाल बात यह है कि वनडे टीम में हसीबुल्ला भी हैं और रजवान भी हैं। अब आप सोचें, जहां फहीम अशरफ भी हैं, हुसैन तलत भी हैं एज ऑलराउंडर्स, आपको लगता है कि हसीबुल्ला की जगह बनती होगी टीम में लोअर ऑर्डर में, क्योंकि उनकी बैटिंग आ सकती है और तो कहीं आ नहीं सकती। तो अब जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो कि कीपिंग रिजवान ने करनी है, ठीक है, आपको वनडे के लिए तो बेस्ट कीपर अपना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और बैटिंग तो रिजवान की हम सब जानते हैं। बट और हसीबुल्ला की जगह बनती है, आप क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? आप ठीक है, आप हसीबुल्ला को एक्सपीरियंस दिलाना चाह रहे हो, तो उसको ऐसी सीरीज में भी दिलाओ ना, जहां उसको क्या कहते हैं अपने जौहर दिखाने का प्रॉपर मौका भी मिले। ऐसी टीम में तो क्या कहते हैं हसीबुल्ला की जगह ही नहीं बनती, आपके कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। आप लेकिन जिस तरह की साउथ again, अफ्रीका की टीम है सर, सॉरी टू कट यू, उस तरह तो हम 2-3 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हसीबुल्ला जैसे। उस टीम के खिलाफ आप अगर मोहम्मद रिजवान के साथ नहीं भी जाते तो कोई मसला नहीं है, 3 तो उनके मेन प्लेयर हैं सिर्फ। देखें आप पहले 2-0 सीरीज जीत लें, तीसरे मैच में आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ से हटेगी, ठीक है। आप नहीं रिजवान को बाहर बिठाएंगे जब तक आप क्या कहें सीरीज डिसाइड नहीं होती। अगर आप 2-0 जीत पहले 2 मैच जीत जाते हैं, आप तीसरे मैच में देखेंगे 4-5 चेंज हो रही होंगे, आप फुल एक्सपेरिमेंट करके खेल रहे हो। बट अगर आपका आज का मैच आप हार जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप आज का मैच हार जाते हैं, अब दूसरे मैच में आपको लगता है आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के काबिल होंगे, पूरी दुनिया ने आपको क्या कहते हैं उठा के धोबी की तरह पटकना है, ठीक है, हमारी टीम को। अगेन मैं वही बात यही कर रहा हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता कि आप प्रॉपरली अपना जो है ना अपने आप को अपना ब्रांड ही डिफाइन करके खेलें, ठीक है। हमने देख लिया कि बाबर आजम के साथ भी क्या हुआ, ठीक है, उसके रिकॉर्ड साइड पे रखते हैं, उसकी सपोर्ट आप देख लें, ठीक है, फैंस हैं बहुत, हमारी टीम के फैंस हैं। और मैं अगेन यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कि आप जैसे बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, पूरी टीम को प्लीज सपोर्ट करें। जो जो ग्राउंड में जा रहा है वो प्लीज पूरी की पूरी टीम को सपोर्ट करें। बट ऑन द पॉइंट इज अगेन, आपने जब अपनी टीम को प्रमोट करना है, अपनी टीम को अच्छा खिलाना है, तो पूरी टीम को सपोर्ट भी करना होगा, पूरी टीम के रोल्स भी डिफाइन करने होंगे, पूरी टीम को बताना होगा कि आप किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेल रहे हैं, वो फॉलो करें। कोई आइडियोलॉजी तो फॉलो करेंगे ना सर, कोई फिक्स में तो जाएंगे बिल्कुल ही ऐसे। जाएंगे अच्छा ना। अली, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइएगा कि आज की अगर टीम की बात की जाए तो आपको आज की टीम में कौन कौन खेलते हुए नजर आ रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम? किस तरह की बॉलिंग आपको नजर आ रही है? ऊपर वाले 3 तो डिफाइन है, मिडिल ऑर्डर में कौन कौन होगा, ताकि थोड़ा सा हम मैच के ऊपर बात कर सके। सर साइम, फखर, बाबर, आगा, रिजवान, देन प्रोबेबली हुसैन तलत और फहीम अशरफ की जगह हो गए हसन नवाज होंगे, ठीक है, ये 7 हो गए आपके। फिर आपके पास शाहीन है, आपके पास फहीम है, आपके फहीम कह रहा हूँ नसीम है, सॉरी, आपके पास 2 स्पिनर्स आपके लाजमी होंगे, आई थिंक बड़े जरूरी है कि 2 स्पिनर आगाए नबरार एंड साइम आप बिल्कुल ऐसे ही है, वो मिक्स एंड मैच करके चल रहा होगा। और क्योंकि कप्तान आपके शाहीन शाह अफरीदी है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हारिस रऊफ भी टीम में होंगे। हारिस रऊफ हो सकता है, मुझे आई एम नॉट फुली श्योर, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि तो क्या आप ये समझते हैं कि हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर होंगे? आई वुड रियली वांट टू सी दैट, आई होप, मतलब मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वसीम जूनियर से बेंच गर्म करवाने के अलावा भी कोई काम करवा लिया जाए इस टीम में,
इतने टूर्स का वो हिस्सा रहे, इतने टूर्नामेंट्स का वो हिस्सा रहे, इतनी सीरीज का वो हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया है, चले दो काम किए हैं, एक पानी पिलाया है, दूसरा बेंच गर्म किया है। मेरी ख्वाहिश है कि उनसे कोई और रोल में भी उनको उतार के उनको देख लिया जाए कि यार वो गेंदे भी कैसी फेंकता है, वो फील्डिंग भी कैसी करता है, वो बैटिंग भी जो है ना टेल को आगे जो है क्या क्या कर लेते, 2-3 छक्के तो मार ही लेगा। बट अब ये ऐसा यूटिलिटी प्लेयर हम सिर्फ रखा हुआ है हमने बीच में। आई रियली डू होप कि माइक हैसन जो है वो वसीम जूनियर की यूटिलाइजेशन की तरफ जाएं। आई रियली अच्छा, डू लास्टली सर मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन 11 दिनों में हमने 6 ओडीआईज खेलने हैं, 3 फैसलाबाद में, 3 रावलपिंडी में। आखिरी दफा नेपाल के खिलाफ 2023 में बाबर आजम ने ओडीआई की सेंचुरी लगाई थी, जो उनकी 19वीं सेंचुरी है। 20वीं का इंतजार है सबको क्योंकि वो सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर सकते हैं। 21वीं का इंतजार इस वजह से है सबको कि वो पाकिस्तान के टॉप सेंचुरी गेटर हो सकते हैं ओडीआई क्रिकेट में। सो बाबर आजम के ऊपर कितनी ज्यादा नजरें होंगी और उनकी सेंचुरी के ऊपर? आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, आप 19वीं की बात, 20वीं की बात कर रहे हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि लोग 32वीं की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल कंप्लीट क्रिकेट में उनकी 31 सेंचुरियां हुई हुई हैं, 32वीं की तलाश है। तो क्या कहते हैं, तब भी आई थिंक एक रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। आई होप सो, आई रियली डू होप सो। आई थिंक जो पिछले मैच में जो T20 में उन्होंने जो वापस स्ट्रोक मेकिंग दिखाई थी, जो अपना रोल जो है ना वो अपनी इनिंग्स को पेश करके दिखाया था, पहले हल्का सा तेज, फिर रना बॉल और फिर तेज, तो वो जो फेज वाइज क्रिकेट थी ना, जो डिवीजन थी, वो बहुत बेहतरीन थी। और वो बाबर का क्या कहते हैं सिग्नेचर स्टाइल था। बहुत अरसे से यही फेजेस में अपनी गेम को बनाना, ये बाबर का बड़ा सिग्नेचर स्टाइल था जो मिसिंग था। ठीक है, अनलकी भी रहे बहुत दफा। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये बात की थी। आई होप कि आज कल परसों जो 3 मैच से ये आने हैं, फिर 3 पिंडी में आने हैं, इनमें लक थोड़ा सा साथ दे बाबर आजम का, एंड होपफुली हम वो 20वीं या 32वीं सेंचुरी हम सबको देखने ठीक को हो मिले। गया, 20वीं या 32वीं सेंचुरी हम देख सके। सके। और अली ताबिश साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि क्रिकेट के ऊपर बात करें तो स्पेशली होपफुल हुए बाबर आजम के हवाले से वो 32वीं सेंचुरी या फिर ओडीआई क्रिकेट में 20वीं सेंचुरी लगाएंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे तो इसके हवाले से सुनते हुए नज़र आता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टीवी पे इस हवाले से बात नहीं होती है। उम्र के 40 साल के बाद खवातीन के जिस्म में कई कुदरती तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है। मसलन हार्मोनल चेंज होता है, फिर हड्डियों की कमज़ोरी होती है, जल्द की लचक में कमी होती है, तवानाई की सतह में फ़र्क आता है। और इस उम्र में सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ मुतवाज़न ग़ज़ा ही नहीं बल्कि कुछ ज़रूरी वाइटामिन्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनका भी अहम किरदार होता है। और ये वाइटामिन्स और जड़ी बूटियाँ जिस्म के अंदर निज़ाम को मजबूत बनाती हैं और आपके जो हार्मोन्स हैं उनका तवाज़ुन दुरुस्त रखती हैं। और आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि कौन सी जड़ी बूटियाँ और वाइटामिन्स हैं जो ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत सैर चावला मौजूद हैं। सैर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टॉपिक की तो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह का टॉपिक हमने चूज़ किया। ये बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम इन तब्दीलियों के हवाले से बात करें तो ये तब्दीलियाँ होती क्यों हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जो औरतों की बॉडी होती है ना, उनमें जो सबसे ज्यादा हार्मोन डोमिनेट कर रहा होता है आपके पास, वैसे तो हर इंसान की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन और उसके बाद उसका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल डोमिनेट कर रहा होता है। मर्दों की बॉडी में भी उनका सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन औरतों की बॉडी का जो सेक्स हार्मोन है वो उनके बहुत सारे फंक्शंस को डोमिनेट कर रहा होता है, एस्ट्रोजन। जब औरतें अपने मीनोपॉज की एज की तरफ जाती हैं, मीनोपॉज का मतलब है कि अब आपकी ओवरीज रिटायर कर रही, अब वो अंडे नहीं बनाएंगी, आपकी रिप्रोडक्टिव फर्टाइल एज खत्म है। आज से कुछ साल पहले तक, जब तक मैंने इस पर ज्यादा बात नहीं करना शुरू की, नॉर्मली यही समझा जाता था कि मीनोपॉज का मतलब सिर्फ आपकी आपका सेक्सुअल एपेटाइट, आपका लिबिडो कम होना और आपकी फर्टिलिटी कम होना है। लेकिन मीनोपॉज का मतलब आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस का डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि यही एस्ट्रोजन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करने में रोल प्ले कर रहा था। ये एस्ट्रोजन औरतों की हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, वो मिनरल्स उनकी बोन की स्ट्रेंथ को अच्छा करते हैं, उसमें भी हेल्प कर रहा था।
यही एस्ट्रोजन उनकी हार्ट हेल्थ जो है उसको भी प्रोटेक्टेड रखे था, और यही एस्ट्रोजन जो है उनकी मेंटल हेल्थ जो है उसको भी प्रोटेक्टेड रखे था। अगर आप औरत की जो पूरे महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको देखें, उसमें फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेशन फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है, जो फेज आपका बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन के पास होता है, जिसमें आपका एस्ट्रोजन कम होता है, उसमें मोस्टली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी औरतों का जो है जिसमें और भी काफी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, उसके साथ एक मूड ऑफ होना, चिड़चिड़ा होना, इंसोम्निया होना, ये सारी चीजें भी शामिल होती हैं। अब जब पीरियड्स हो जाते हैं लड़की को हर महीने, उसके बाद फिर उसका एस्ट्रोजन ऊपर जाता है तो मूड वगैरह ठीक हो जाता है क्योंकि हार्मोन ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार जब आपको मेनोपॉज हो गया है आफ्टर 40, इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया था कि आफ्टर 40 बोला जाए, तो उसके बाद जी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ अच्छा जी सर जी बताइएगा जी जी जी। तो एक बार जब आपको मेनोपॉज हो गया और ये हार्मोन आपकी बॉडी से निकल गया है, तो बात मैं ये करना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपका मूड ठीक रखने में मदद रख सकते हैं। आपको जो दिमाग का ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो उसमें से इन सेक्सुअल हार्मोन्स के जो प्रिकर्सर हैं, यानी इससे पहले वाले हार्मोन जो ओवरी को स्टिल हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलीज करने में, जैसे लुटेनाइजिंग हार्मोन हो गया, एफएसएच हो गया, उसकी सिक्रीशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बी विटामिन के इनटेक का ख्याल रखें, विटामिन ई सप्लीमेंटेशन को आप डेली बेसिस पे लें, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इनटेक का ख्याल रखें, तो वो आपकी ओवरी में से कंपैरेटिवली एस्ट्रोजन को निकालने में हेल्प कर सकते हैं। फिर आयुर्वेदा की कुछ बड़ी शानदार जड़ी बूटियां आपके पास मौजूद हैं, जैसे शतावरी। शतावरी का लफ्ज शत से निकला है, शत का मतलब है 100 से ज्यादा फायदे वाली। शतावरी जड़ी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वैसे तो हर लड़की को 13 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक हर औरत को लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप 40 से ऊपर हैं और आप अपना मेनोपॉज आसान करना चाहती हैं, अपनी हेल्थ बचाना चाहती हैं, तो शतावरी जड़ी बूटी का इस्तेमाल शुरू करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसको 100% ऑर्गेनिक सोर्स से आप इस्तेमाल करें। इससे क्योंकि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर जाते हैं, तो मेनोपॉज की वजह से जो आपको मुश्किलें आनी थी उससे काफी हद तक आप बच जाते हैं, या स्मूथली आप अपने मेनोपॉज से निकल जाते हैं। इससे आपकी नींद भी मजबूत होती है। अश्वगंधा एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। दरअसल अल्लाह ताला ने औरत की बॉडी इस तरह डिजाइन की है कि जब उसको मेनोपॉज होना है और उसकी ओवरी ने रिटायर करना है, तो उसकी ओवरी ने मदद लेनी होती है गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड लोकेटेड होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से, जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल तो बनाते ही हैं, लेकिन उसके साथ जब जरूरत पड़े वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी बना के ओवरी की मदद कर सकते थे। अब जिन औरतों ने अपने स्ट्रेस लेवल्स का ख्याल नहीं रखा होता, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा होता, जब उन्हें मेनोपॉज हो जाता है तो उनके स्ट्रेस ग्लैंड्स इस काबिल नहीं होते हैं कि वो ओवरी की मदद कर सके कि वो एस्ट्रोजन को ऊपर ले जा सके। इस केस में आप कौन से विटामिन्स और मिनरल्स ले सकते हैं? इस केस में एक आप अश्वगंधा जड़ी बूटी ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। आप मैग्नीशियम का एक सप्लीमेंट डेली बेसिस पे ले सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट 1000 मिलीग्राम डेली डोज में ले सकते हैं। और मैं औरतों को कहूंगी कि अपने विटामिन डी लेवल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और आफ्टर 40 विटामिन डी, कैल्शियम का कार्बोनेट वाला आपने सप्लीमेंट नहीं लेना, कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट आपने लेना है। कार्बोनेट सप्लीमेंट आपकी किडनी में पथरियां कर देता है। विटामिन डी के लेवल्स हमेशा आपके जिन औरतों की उम्र 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर होनी चाहिए। कैल्शियम सिट्रेट दिन में 2 बार लें। विटामिन K2 लें 50 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम डेली विद ब्रेकफास्ट। विटामिन ई लें, मैग्नीशियम लें। ये चंद जो मैंने जड़ी बूटियां बताई हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा 1-2 सवालात भी आपसे करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं सवाल करूँ, मैंने नंबर अनाउंस नहीं किए थे। आप सर से कोई भी पब्लिक से भी सवाल कर सकते हैं 0518901008, और दूसरा हमारा नंबर है 0512624946। इन दोनों नंबर्स पे आप सर से सवाल और जवाब का सिलसिला कर सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, विटामिन डी के हवाले से आपने बात की, और राइट नाउ वी आर एंटरिंग इन द फेज ऑफ विंटर्स। सो सर्दियों में कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी कर सकती हैं? ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो विटामिन डी की कमी पूरी कर सके। विटामिन डी या आपको सनलाइट से मिलता है, ठीक है, और वो भी आपकी नेकेड स्किन पे बननी चाहिए। उसके अलावा विटामिन डी आपके पास कुछ हद तक कुछ ऐसे खाने हैं जो जिसमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छी करते हैं, जैसे देसी घी, अंडे की जर्दी, डेयरी में ये मौजूद होता है कुछ हद तक। कुछ फैटी फिश होती है जो कि बहुत महंगी फिश है आमतौर पर, सैल्मन और मैक्रेल, उनमें ये मौजूद होता है। इट इज बेटर कि विटामिन डी का इंजेक्शन एक सस्ता होता है और आप महीने में एक बार वो इंजेक्शन लगवा लें। पहले तो हर एक इंसान को हर 3 महीने बाद अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक करने चाहिए। अगर आपके लेवल्स 40 से नीचे हैं, आपने 40 से नीचे नहीं रहने देने। तो एक इंजेक्शन आता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का। 20 से नीचे अगर
अगर तो 2 लाख इंटरनेशनल का एक इंजेक्शन हर महीने लगवाना शुरू कर दें, 40 से नीचे तो 1 लाख का लगवाना शुरू कर दें और 3 महीने बाद फिर रिपीट कराएं। विटामिन डी को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत जरूरत होती है। मैग्नीशियम आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैग्नीशियम आप ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर से भी हासिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम आपके पास सीड्स में भी होता है, डेयरी में भी होता है। ठीक हो गया। और ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनसे विटामिन डी कम होता है, ये भी थोड़ा सा बताएं ना सबको। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास मोटापा एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से आपके पास विटामिन डी कम होता है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डाउन रेगुलेटेड होते हैं, यानी वो एंटीन है जिन्होंने विटामिन डी का सिग्नल कैच करना है उनका नंबर कम हो जाता है। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें विटामिन डी कम होता है। जिन लोगों की को मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन हो, जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज हो, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, सोराइसिस का प्रॉब्लम हो, एक्जिमा का प्रॉब्लम हो, अल्सर हो, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज हो, क्रॉन्स डिजीज हो, उन लोगों में आपके पास विटामिन डी कम होता है। जिन लोगों का सनलाइट से एक्सपोजर नहीं है उन लोगों में आपके पास विटामिन डी कम होता है। वैसे भी सनलाइट नेकेड स्किन पे पड़े तो विटामिन डी बनता है। ठीक हो गया। और लास्टली मुझे सैर ये भी बताइएगा कि 40 के बाद वालों की तो हमने बात कर ली है, 40 से कम वाले भी बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे होंगे कि सैर उनके हवाले से क्या कहती है। हार्मोनल चेंज तो उनमें भी होते हैं, इनबैलेंस उनमें भी होता है। सो उनके लिए लाइफस्टाइल में या फिर कौन सी तब्दीली ऐसी करनी चाहिए कि 40 से पहले पहले उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो। आप ना बहुत ज्यादा ख्याल रखें इस बात का कि आप ऐसे खानों से दूर रहें जिनमें आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेक्टेड हैं। जैसे आपके पास कॉर्न प्रोडक्ट्स हैं, सोय प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रॉयलर चिकन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ 40 से नीचे वाली लड़कियों में जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से आती है। वो यही जंक फूड वगैरह इसके इस्तेमाल से, मोटापे की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। डेली वॉक करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठे। रात को देर तक जागने से भी लड़कियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर चला जाता है। वो काफी लंबा टॉपिक है, वो मैं बताऊंगी वो कैसे चल जाता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो जिनके इससे आप लड़कियों को कैसे पता लगता है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर है। पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होती है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, मूड इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, वेट पुट ऑन स्टार्ट हो जाता है। तो आप शतावरी जड़ी बूटी अगेन ले सकती हैं, अश्वगंधा ले सकती हैं। अपने लिवर को डिटॉक्स करने की कोशिश करें, त्रिफला, फेनल, जिंजर, इस तरह के हर्ब से। करेला पाउडर से आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर डिटॉक्स। स्वांजना मोरिंगा आपके हार्मोन लेवल्स रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं और हाई फैट और प्रोटीन डाइट लें। ठीक हो गया सैर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। खवातीन वज़ात हमारे साथ सैर चावला मौजूद थी जो कि इंडिया बता रही थी, स्पेशली खवातीन के इशूज़ जो कि 40 के बाद और 40 से पहले भी हमने आखिर में उनसे बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सैर से एक और हम इस तरह का सेगमेंट रखेंगे और जिसमें ओवरऑल खवातीन के इशूज़ के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बॉक्सिंग के हवाले से, उसकी तारीख के हवाले से। और ये एक मेहनत की ऐसी दास्तान है जो नौजवान नस्ल के लिए मिसाल बन चुकी है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जिसका क़याम 1948 में हुआ, उसके बाद से ना सिर्फ इस खेल को मुनज़्ज़म किया गया बल्कि इसे कौमी वक़ार की अलामत भी बनाया गया। कम वसाइल और मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने जोश और महारत से सबको हैरान किया। फेडरेशन ने हालिया बरसों में ख़वातीन की शमूलियत, नौजवान टैलेंट के लिए कैंप्स और आलमी मुकाबलों में भरपूर शिरकत के जरिए खेल को नई रूह बख्शी है। आज पाकिस्तान की बॉक्सिंग के कुछ सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे जैगम रशीद साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इनसे तो सबसे पहला सवाल मेरा वो ऑफर हो भी चुका है, एक दफ़ा फिर होगा। इसके साथ साथ हबीबुर रहमान साहब एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ सालार आरिफ हैं जो कि मैनेजर हैं हबीब के। सालार साहब आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। जैगम साहब, वो मैंने पहला सवाल यही किया था ना कि बॉक्सिंग खेलने की उम्र में आप प्रेसिडेंट बन गए, इसकी वजह क्या है? As I said before कि ना संभालने वाला कोई होना चाहिए, right? Someone who knows the game in and out. I'm a boxer as well. I've done boxing but due to my injury I couldn't continue. अभी मैं boxing को संभाल रहा हूँ. My father was actually handling it before me. So we started professional boxing पाकिस्तान में पहले थी नहीं. We started in 2017. So there's two types of boxing. Amateur boxing which is an Olympic style. And then there's a professional boxing. Which is like मोहम्मद अली. ज़्यादातर बॉक्सिंग को मोहम्मद अली और माइक टायसन से ही जाना जाता है, राइट?
So that's the professional side of the boxing. ठीक हो गया। हबीब साहब, आप प्रोफेशनल हैं, इमेच्योर हैं, और आप क्या कुछ कर चुके हैं इस वक्त तक? पहले तो मैच्योर खेलता था, बॉक्सर का स्टार्ट ही मैच्योर है। Yes. उसके बाद फिर प्रोफेशनल में आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल में मेरे 4 से 5 मुख्तलिफ़ कंट्रियों में टूर भी लग चुके हैं। और अभी जो है ना पाकिस्तान में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फाइट आ रही है उसके लिए भी हम रेडी हैं। ठीक हो गया। और सालार, आप बताइएगा कि डिफरेंट कैंपेन्स को आपको रन करना पड़ता है, और जिस तरह से आप हबीब के साथ इनके मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, एक बॉक्सर के लिए या किसी भी और खेल के लिए, क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में तो बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को रिकग्नाइज करवाना, लोगों से प्रेज करवाना। सो आप इन मराइल से किस तरह से गुजरते हैं, किस तरह से निपटते हैं? जी, जैसा आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट हमारे माइंड में आती नहीं है। लेकिन एक फ़ैक्ट है कि पाकिस्तान ने टोटल अभी तक इंटरनेशनल टाइटल्स जो जीते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, दैट इज़ द नंबर इज़ 117, ठीक है, जिसमें सिर्फ 5 वर्ल्ड टाइटल्स हैं जो क्रिकेट से हमें आए हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे नैरेटिव के ऊपर, राइट। जिस तरह हम बॉक्सिंग में अभी जब हम एंटर होते हैं, हम देखते हैं तो माशाल्लाह हमारे बॉक्सर्स लाइक दे आर प्लेइंग ग्लोबली, यूएस में खेल रहे हैं, यूके में खेल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे वो खेल रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो प्रोजेक्शन हमें नहीं मिल रही? बिकॉज अवेयरनेस का इशू है। बड़े अच्छे अच्छे सितारे हमारे पास हैं, बड़े बड़े अच्छे अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो स्ट्रगल इसमें ये होती है कि वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर स्पोर्ट, इट इज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट। और इसके भी पीछे बॉडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, इसके पीछे भी एथलीट्स की लेजिट मेहनत है जो वो लगती है। तो ये चैलेंजेस हैं, बट यही हैं जो हम जिनको फाइट करना चाह रहे हैं। फिगर्स क्या बताए थे, मैं एक बार नोट करके इसके ऊपर पूरा हम सेगमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू। 117 वर्ल्ड टाइटल्स हैं जो पाकिस्तान ने डिफरेंट स्पोर्ट्स में जीते हैं, बाकायदा फेडरेशंस के अंडर। और Exactly. और उसमें सिर्फ हमारे पास 3 से 4 है स्पोर्ट्स। 5 क्रिकेट के हैं। हाँ, 92 है जी, 2007 है और 2017 है। ये आपके वर्ल्ड टाइटल हो गए और 2 आपके एशिया कप हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा आज फिर एक्सप्लेन भी कीजिए ना। इन्होंने 117 टाइटल्स की बात की है, तो आप अपनी बॉक्सिंग फेडरेशन के हवाले से भी हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने एक डिफरेंस बताया था इमेच्योर और प्रोफेशनल के हवाले से, मुझे भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन स्टिल जो बात की है सालार साहब ने ना, ये हमें बताना भी पड़ेगा बार बार कि इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता से इंटरेस्ट भी लें। Definitely. So amateur boxing is a Olympic style boxing. See, इसमें 3 राउंड्स होते हैं। आप पूरी टीम होती है, पाकिस्तान से जाती है, right? That comes under the Pakistan Sports Board. जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसके राउंड्स ही 4 से स्टार्ट होते हैं, फिर अप टू 12 राउंड्स। The style is totally different. Basically, it's a step above. Next level. Next level. Right? You're taking a step up. It will go. One person will go and actually represent his country. And it's also it's also a business side as well. जो boxer का side होता है and promoters का side is a business side. Federation side is totally different, right? We just get the rules, make sure people are following the rules, the medical, everything is done. That's our job. जो business side है, that's on the promoter and the boxer side. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि जो बिजनेस साइड है ना, इसको फेडरेशंस क्यों नहीं देखती हैं? क्योंकि क्रिकेट की बात की है सालार ने। सो क्रिकेट में आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है। पैसे के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से खुद डिफाइन करता है। किसी को बैठाना है बाहर बैठा देता है, किसी को लाना है ले आता है। बिकॉज ऑफ दैट मनी ही इज बोर्ड इज जनरेटिंग फ्रॉम ICC एंड डिफरेंट इवेंट्स। सो एज फार एज हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, किसी भी और फेडरेशन की बात करते हैं, या तो फंड्स नहीं होते या फिर उस तरह से स्पॉन्सर्स नहीं आते। और फिर आपने बात की कि प्रोमोटर्स के एंड पे या बिजनेस के एंड पे बॉक्सर्स को फायदा होता है, फेडरेशन को नहीं होता। इसकी क्या वजह है? Well, I think one of the biggest reason is because not many people in Pakistan actually knows about boxing, right? So there is a let alone कि यहाँ पर champions भी हैं जो champion title जीत के आ चुके हैं। We concentrate on only one boxer, one issue, right? There is not a team, right? And not everyone is together. That's one of the issues. And everybody want to pull someone else's leg. चाहे फेडरेशन के अंदर भी हो, चाहे फेडरेशन के अंदर हो या तो फेडरेशन के बाहर, अगर कोई और अपना फेडरेशन स्टार्ट करना चाहता है, किसी को बॉक्सर को कोई किसी से इशू है, देन दे कैन स्टार्ट पुलिंग। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी मुझे प्लीज ये बताइएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड एज ए बॉक्सर व्हेन यू आर बॉक्सिंग ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि जिसकी एक ही सिंगल स्पोर्ट्स है जो कि क्रिकेट है। देखिए, क्रिकेट के अलावा अगर हम बॉक्सिंग की तरफ देखें तो बॉक्सिंग में पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा टैलेंट यहाँ पे पड़ा है। मसला ये है कि यहाँ पे जिस तरह के जैगम भाई ने भी बात की है कि सपोर्ट और स्पॉन्सर, इसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है।
आप देखें कि जो है पाकिस्तान के जितने भी फाइटर हैं वो कोशिश करते हैं कि बाहर कंट्री में सेटल होना चाहते हैं और चली भी गई हैं। आप देख लें बहुत से बॉक्सर जो है ना वो बाहर कंट्री में जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप अगर कोई अच्छा बॉक्सर है तो वो बोलता है कि हमें स्पॉन्सर, आगे वाले जो स्पॉन्सर है वो भी बात नहीं करते। और बॉक्सर को कि बॉक्सर की लाइफ बहुत टफ़ होती है, उसको डाइट की भी ज़रूरत है, उसको मेडिकल की भी ज़रूरत है, उसको फिज़िकल जो डॉक्टर है, कोच है, उसका मैनेजर है, बहुत सी चीज़ों को उसने फेस करना होता है। तो बस ये है कि मुश्किल ये हो जाता है कि जो स्पॉन्सर उनका जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर इस तरह के बॉक्सरों को यहाँ पे सपोर्ट दी जाए तो मैं कहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड इस मुल्क ने जीता, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट्स वेरी बिग स्टेटमेंट कि पाकिस्तान बॉक्सिंग में भी गोल्ड ला सकता है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने एक सेनेट प्रिवेल करने वाली बात की थी 117 मेडल्स को लेके। आप मुझे ये बताएं कि जैगम ने भी अपने एंड की बात कर ली, हबीब साहब ने भी कर ली, क्या हमें वो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि एक तो जिस तरह से वो फैन बेस है बॉक्सिंग की वो क्रिएट हो, कि अभी बाहर से जा रहे हैं, जैसे एवरीवन इज चांटिंग अबाउट बाबर आजम, बाबर आ गया, इनके हवाले से भी बात हो, उस्मान वजीर के हवाले से बात हो, वो आसिफ हजारा के हवाले से बात हो, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें? मैं हबीब की बात से, पिछली बात से एक चीज़ लिंक करूँगा तो वो आपके अगले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। वो ये कि सबसे पहले जो प्रैक्टिकल स्टेप है ना, जो चीज़ मिसिंग है बॉक्सिंग के सिनेरियो में, वो ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं है। We don't have specifically designed studios or event halls for boxing. हमें मोस्टली तो मार्कीज़ बुक करनी पड़ती हैं, वहाँ पे रिंग लगाने पड़ते हैं। तो ये इट इज़ शेमफुल एज वेल, क्योंकि हमारी जो इवेंट्स जो अभी बॉक्सिंग काउंसिल करवा रही है जैगम के थ्रू, वहाँ पे हमारे पास टर्किश बॉक्सर्स आ रहे हैं, हमारे पास ईरानियन बॉक्सर्स आ रहे हैं, अफगानी बॉक्सर्स आ रहे हैं, लाइक पूरी दुनिया से आ रहे हैं। जब वो आते हैं और वो देखते हैं कि एक वेडिंग हॉल में, एक शादी हॉल में एक इवेंट हो रहा है तो पाकिस्तान का इमेज काफ़ी टार्निश होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी नीड टू टेक। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना तो अभी जिस तरह हम स्टूडियो में बैठे हैं तो एक इन्वायरमेंट बना, जब ये इन्वायरमेंट होगा, जो बॉक्सिंग का इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं तो आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं। जब ऑडियंस देखेगी कि यार दिस इज़ अ प्रॉपर इवेंट जिसमें there is a food scene as well, there is entertainment as well, and then there are fights as well, और फिर इमेज बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब दिस इज हाउ यू टेक दिस फॉरवर्ड। इस हवाले से फेडरेशन क्या कर रही है कि इन्वायरमेंट पैदा किया जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया जाए, जब बाहर से कोई बॉक्सर आए तो कोई अच्छी वाइज बॉक्सिंग के हवाले से लेके जाए, ये ना हो कि वो इस्लामाबाद घूमे और कहे कि इस्लामाबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट अगला वो जुमला कहेगा कि देयर इज़ नो स्ट्रक्चर ऑफ बॉक्सिंग इन पाकिस्तान। Well, even the last event we did in the Marquee, right? It's all about the setup you do. I mean, he will agree that that setup was actually beautiful, right? So from my end, even though that doesn't come under my jurisdiction, but I actually personally took my time out and I did that event, right? I set it up every single thing and I showed the Pakistanis, guys, you can do it, even in a small place, but let's work on the infrastructure, but at the same time what we have available we need to use that. ठीक हो गया, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना पड़ेगा। जैगम आपका बहुत शुक्रिया, हबीब साहब आपका शुक्रिया, सालार आपका शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात, ये बॉक्सिंग के हवाले से हमने बात की है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।